स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान एरियो हब पे। और आज से हम वापस से लेकर के आए हैं आपके लिए आपका टर्म 1 के सिलेबस की रिवीजन सीरीज। और आज से हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपने सभी के सभी चैप्टर्स के रिवीजन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास में। तो देखो, आज हम जैसे कि अपना स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर जो है हमारे इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट मनी एंड बैंकिंग में मनी वाला चैप्टर हम आज की वीडियो में कर देंगे फिनिश। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज बात क्या आती है कि सर मनी क्या है। तो देखो मनी क्या है, तो मनी इज नथिंग। मनी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हिंदी में मनी को हम कहते हैं क्या, पैसा। और पैसा क्या है, तो पैसा उस चीज को कहा जाता है या वो चीज है जिस चीज के बदले में आप किसी भी चीज को खरीद सकते हो, किसी भी प्रकार की सर्विस को हायर कर सकते हो, उसको हम क्या कह देते हैं, पैसा। तो देखो सिंपल लिखा हुआ है क्या, मनी क्या है, तो मनी कुछ भी नहीं है। मनी बस क्या है, एक टूल है जो टूल हमारी हेल्प करता है किस चीज में, किसी भी प्रकार के गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करने में, किसी भी कमोडिटी या किसी पर्सन की वैल्यू को मेजर किया जाता है मनी के टर्म्स में। जैसे मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त के पास 100 रुपए है, तुम्हारे पास 10 है, तो मनी के टर्म्स में हायर कौन है, तो तुम्हारा फ्रेंड। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है। तो ऐसे ही मेजरमेंट किया जाता है वैल्यूज का मनी के फॉर्म में। फिर बात आती है कि हम मनी के मदद से वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे बिफोर मनी कहा जाता है बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या, तो सर बार्टर सिस्टम जिसको सीसी इकोनॉमी भी कहते थे। और इसमें क्या होता था, तो इसमें ना सर क्या करते थे, पैसा होता ही नहीं था। किसी को भी किसी भी प्रकार का सामान चाहिए, वो क्या करता था कि मैंने तुम्हें मार कर दिया और तुमसे पेंसिल ले ली। इसको हम क्या कह देते थे, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। ये पहले चलता था। इसके बाद क्या हुआ, मनी वाला पैटर्न हमारा स्टार्ट किया गया। बात आती है कि सर क्यों बार्टर सिस्टम हटाया गया, तो उसके कई सारे रीजंस थे जिसको अभी हम थोड़ी देर के बाद ही करने वाले हैं। लेकिन वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखो बच्चों, हमने जब बार्टर सिस्टम पढ़ा था, तो बार्टर सिस्टम में हमने क्या करा कि लोग कमोडिटी से ही अपनी नीड से सेटिस्फाई करते थे। जो भी उन्हें चाहिए रहता था वो अपनी कमोडिटी के टर्म्स में एक्सचेंज कर लेते थे और अपने क्या कहते हैं, नीड्स फुलफिल कर लेते थे। तो बात ये है कि उस टाइम पे ना उनके लिए जो पैसा था वो उनकी कमोडिटी ही उनके लिए पैसा थी। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किसी भी कमोडिटी को अगर आप रखते हो अपने पास स्टोर करके, तो उस कमोडिटी को आप ज्यादा टाइम तक नहीं चला सकते। मतलब उनकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी, जो उनकी पावर होती है, वो स्ट्रेंथ जो होती है, वो उतनी नहीं होती कि आप उसे लॉन्ग टर्म पे सेव करके रख सको। लेकिन मनी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कन्वीनियंट टूल है व्हिच कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, कि जिसको हम लंबे टाइम पीरियड तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मनी क्या है, तो इट हेल्प्स इन स्टोर ऑफ वैल्यू एंड आल्सो फॉर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। मतलब फ्यूचर की पेमेंट करने में भी क्या है, मनी ने बहुत अच्छा योगदान दिया। जैसे आपको कुछ भी चाहिए, आप दुकान पे जाते हो, जान पहचान की दुकान है, तो आप उसको बोल देते हो कि भैया हम आपको ना कल इसके 300 रुपए दे जाएंगे। जो भी उसका मान लो 300 रुपए का सामान है, तो 300 रुपए के लिए आप बोल देते हो कि कल हम 300 रुपए दे जाएंगे। फिक्स है कि आपने कितना पैसा उनको देना है और उनको भी फिक्स है कि उनके पास कितना पैसा आने वाला है। तो कुल मिला के मनी क्या है, तो सर कुछ भी नहीं। मनी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टूल है which helps in exchanging goods and services, store of value, measurement of value and also used for making standard deferred payment। अब बात आती है कि सर अब बताओ बार्टर सिस्टम हटाने का कारण क्या था। तो भैया देखो, बार्टर सिस्टम क्यों हटाया गया, बार्टर सिस्टम हटाया भी गया अगर, तो मनी को क्यों लेके आए, क्योंकि मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। जैसे बार्टर सिस्टम में सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या था, मान लो मेरे को अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए आपसे कुछ भी सामान एक्सचेंज करना है, तो इसमें क्या है, बेशक हम दोनों के पास एक दूसरे की नीड को फुलफिल करने वाला सामान है, पर एक दूसरे को कन्विंस करना पड़ेगा, जैसे मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसके क्या कहते हैं, उसको
क्या कहते हैं, मतलब फोर्सफुली हमें, मतलब फोर्सफुली मतलब कोई भी वैसा फोर्स नहीं कि आप जबरदस्ती वाला, कि आप मेंटली प्यार से व्यवहार से उसको आप ऐसे फोर्स करोगे कि वो आपकी हेल्प करने को राजी हो जाए। तो इस वजह से बार्टर सिस्टम में मतलब लोग एक्सचेंज नहीं हो पाता था, एक्सचेंज होता भी था तो जो 5 मिनट का काम है वो आधे आधे घंटे में होता था। तो इस प्रकार का सीन था। मनी ने सारे के सारे ड्रॉबैक्स को खत्म कर दिया। बाकी ड्रॉबैक्स इस बार आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि यही सभी चीजें जो थी ये मनी के एडवांटेजेस है, और यही चारों के चारों पॉइंट मनी की डेफिनेशन भी बताते हैं। यही चारों चीजों की कमी बार्टर सिस्टम में थी, जिस वजह से बार्टर सिस्टम हटाया और मनी को लेके आया। अब देखो बात आती है कि सर मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन मतलब कि मनी में चेंजेस आए। चेंजेस कैसे कैसे आए, तो देखो सबसे पहले हमारा कमोडिटी मनी था। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि बार्टर सिस्टम में पैसा था ही नहीं, लोग सामान के बदले में सामान लेते थे और अपना काम खत्म कर देते थे। लेकिन जैसे ही कमोडिटी मनी हमारा हटा तो कमोडिटी के बाद सेकंड मनी जो आया, वो कमोडिटी के बाद मनी का नेक्स्ट फॉर्म था मेटलिक मनी। मेटलिक मतलब किसी भी मेटल से मनी को बना दिए गए, जैसे गोल्ड के कॉइन्स बना दिए गए, सिल्वर के कॉइन्स बना दिए गए, और भी कई प्रकार के सिक्के बना दिए गए। जो आप आज भी अपनी पॉकेट में कॉइन्स रखते हो वो भी मेटलिक मनी है। मतलब मेटलिक मनी का मतलब दैट काइंड ऑफ मनी व्हिच इज prepared with the help of metals, कि हमने जो भी मेटल्स, रेयर मेटल्स हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल हो गए, और जो नॉर्मली मिल जाते हैं वो उतने वैल्यू उनकी रही नहीं, तो इसलिए उनकी मॉनेटरी वैल्यू। तो कुल मिला के मेटलिक मनी आया। जैसे मेटलिक मनी आया, मेटलिक मनी के कुछ टाइम के बाद ही पेपर मनी आ गया। जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, बैंक का चेक हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। मतलब जो कुछ भी पेपर आपके लिए मनी का काम करता है दैट इज कॉल्ड द पेपर मनी, उसको हम कहते हैं पेपर मनी। पेपर मनी के बाद आया प्लास्टिक मनी, जिसमें आपको कागज नहीं रखना अपने पास पैसों के लिए, प्लास्टिक रखना। प्लास्टिक, प्लास्टिक वजह से एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा एंड दीज ऑल। उसके बाद जैसे प्लास्टिक मनी का दौर चलता रहा और कुछ टाइम बाद सन 2018 से भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्या चलने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी चलने लगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब कि एक ऐसा मनी जिस मनी को आप नॉर्मली यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट ना हो। फॉर एग्जांपल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई एटसेट्रा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी के एग्जांपल है कि ये आपका मनी नहीं है, बट हाँ जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट है देन दीज coins और these numbers can be used as money, है कि नहीं? तो कुल मिला के मनी में हमारे इतने सारे चेंजेस। अब बात आती है कि सर थोड़ा सा क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कुछ और इंपॉर्टेंट सा बताओ ना। कुछ अजीब सा टीचर हमें फिड्यूशियरी मनी बताती है, फियाट मनी बताती है, क्या है ये? तो देखो टीचर खाली फिड्यूशियरी और फियाट बताती है। इधर देखो क्या बताया जाएगा तुम्हें। सबसे पहले बताया जाएगा कि मनी की जो डेफिनेशन थी ये थी, मनी का इवोल्यूशन ये था। बात आती है मनी के बारे में, अगर लीगल तौर पे मतलब लीगली जिस पेपर को मनी कहा जाता है उसके बारे में कुछ बताओ ना। उसमें भी क्या कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंतर है क्या? तो हाँ सर है। देखो जो लीगल मनी है, लीगल मनी भी दो टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी और एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मतलब लीगली कानून ने, गवर्नमेंट ने फोर्सफुली सबको क्या कर रखा है, हुक्म दे रखा है कि भाई आपने इसको यूज करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। जनरल एक्सेप्टिंग पावर जिस पेपर नोट के पास है दैट इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी, जो सबको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। जैसे 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का नोट हमारे पास जो है, these are called legal tender money because गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इसी मनी को हम फियाट मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियाट मनी। फिर आता है दूसरा मनी जिसको हम कहते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। तो नॉन लीगल टेंडर मनी में क्या होता है? तो नॉन लीगल टेंडर मतलब जिसमें कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मर्जी है सामने वाले की, चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट करे, कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाया गया। जैसे चेक, जैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। देखते होंगे कई दुकानदार मना कर देते हैं कि तुम उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कानूनी तौर पे ये नहीं बोला गया कि उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनकी मर्जी है। इफ दे हैव द फैसिलिटीज देन दे विल एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ पेमेंट, इफ दे हैव नॉट देन दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट पेमेंट। उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है सरकार का। तो उस तरीके के मनी को हम कहते हैं क्या? फिड्यूशियरी मनी। जैसे बैंक का चेक कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता तो वो फिड्यूशियरी है, और 200 का नोट
फियाट है, सिंपल। अब बात आती है, देखो क्या बात आती है कि सर ये जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, इशू कौन करता है? तो देखो भाई, कहा जाता है जो भी करेंसी के नोट है ये आरबीआई इशू करवाती है, ठीक है। आरबीआई अब खुद से इशू नहीं करती है, आरबीआई ने एक को हायर कर रखा है, एक अलग एजेंसी, गवर्नमेंट की ही एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से भी एक में से ही एक एजेंसी जो नोट्स को छापती है। ये उसके स्ट्रक्चर को, उसके फॉर्म को, उसके स्टैंप वगैरह को इशू करती है, ऑर्डर ये पास करती है, और कंपनी वो छापने का काम करती है। कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब बात आती है कि सर मनी तो हो गया, बात आती है हमारी कंट्री में जो भी पैसा है लोगों की जेब में, उस पैसे को भी सर क्या हम मेजर कर सकते हैं? इफ क्या हमारे पास वो शक्तियां हैं कि हमें पता लग जाए हमारी कंट्री में कितना पैसा है, कि ये हमें पता लग सके? तो हाँ जी है, वो शक्तियां अभी नहीं है, पर हाँ कुछ देर के बाद जैसे ही हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ अगर हम चाहे तो मेजर कर सकते हैं। तो उस टॉपिक को हम कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब कि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कंट्री के अंदर कितना पैसा सप्लाई करेगा। मान लो अभी यहाँ पे हम सारे के सारे लोग 10-12 जने इस कमरे में बैठे हैं, और मैंने अपने जेब में से 10 रुपए के नोटों की गड्डी निकाली और ऐसे हवा में उड़ा दी। कोई 11वां बंदा अभी अंदर नहीं आया है, और किसी के भी जेब में पहले पैसा नहीं था। तो अगर मुझे पता लगाना हो इस कमरे के अंदर टोटल मैंने कितना पैसा उड़ाया, तो मैं क्या करूंगा? सबकी जेब में जितने भी पैसे होंगे सबको ऐड कर दो, पता लग गया भैया कितना आपने सप्लाई किया, ठीक है। मैं तो भूल गया कि मैंने कितने उड़ाए थे, मुझे ध्यान नहीं है, पर मुझे पता लगाने तो क्या करो भाई, आवाम की मतलब पब्लिक की जेब में जो पैसा है उस पैसे की काउंटिंग चालू करो। सो दैट्स व्हाई कहा जाता है मनी सप्लाई। क्या है? तो सर कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। ये क्या है? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो पब्लिक के पास रहती है, कैसे? कॉइन्स, करेंसी या बैंक के अंदर ये डिपॉजिट जो आरबीआई के पास वो रखते हैं, उनके फॉर्म में जो भी पैसा पब्लिक के पास है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। और बात आती है मनी सप्लाई के कितने कंपोनेंट्स है? तो बच्चों M1, M2, M3 एंड M4, these are the 4 components of money supply, जिसमें आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ M1 आ रहा है। और M1 के जो कंपोनेंट्स हैं, M1 के कंपोनेंट्स बच्चों यही हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। M1 जो है, if you want to calculate the value of M1, तो M1 का क्या है? तो सबसे पहले कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कि पब्लिक के पास जो भी कॉइन्स है, करेंसी है, वो ले लो। इसमें ऐड करो किसको? डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जो कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक पैसा जमा करती है, जिससे वो कभी भी विड्रॉ कर सकती है। और लास्ट आता है अपना अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, कि आरबीआई के पास अगर कुछ भी छोटे मोटे फॉर्म में योजना वगैरह के तहत कुछ भी पैसा जमा है, तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तीनों चीजों को जैसे हम ऐड कर देते हैं, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M1। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे मन में अभी अभी आया, चलो वो पूछ ही लेते हैं। क्लास को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन तो थोड़ा तड़कता भड़कता हो ही जाना चाहिए कि भैया 20 मिनट में आपने हमें जो भी पढ़ाया, ठीक है, कुछ तो अजीब सा हल्का सा थोड़ा, ठीक है। तो ये हो सकता है मे बी दैट क्वेश्चन इज नॉर्मल, मतलब ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल है, तो हो सकता है आपने पहले भी सुना होगा, पर मैं यहाँ पे तुम लोगों से एक अलग तरीके से पूछूंगा। देखो क्वेश्चन पता है क्या 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 आता है? एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई ऑफ यूएसए, कि यूएसए की मनी सप्लाई के अंदर इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता? ऑप्शन ए कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन सी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, एंड लास्ट वन विच इज ऑल ऑफ दीज, कि सारे के सारे। तो बच्चे कंफ्यूज कि यार सर ने हमें मनी सप्लाई पढ़ाते टाइम इंडिया, अमेरिका, युगांडा वगैरह तो कुछ बताया नहीं था, तो सभी कंट्री में आता होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्या कर देते हैं ऑल ऑफ दीज। सर तीनों करेक्ट है, तीनों आंसर है M1। पर बेटा यहाँ आपने ध्यान क्या देना है? आपने ध्यान देना है कि देखो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यहाँ कहना चाह रहा है कि सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा होता है वो पैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक के पास जो हम जमा करके रखते हैं उसको यहाँ कहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक से आप तुरंत आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि वही तो नोट छापती है। तो ऐसे ही ऑल दीज में से ये वाला कंपोनेंट अमेरिका की मनी सप्लाई में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां के सेंट्रल बैंक का नाम फेडरल बैंक है, आरबीआई नहीं है।
तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई ऑफ अमेरिका। तो आपने क्या करना है, आरबीआई देखना, टिक मार, काम खत्म। तो इसी के साथ आप लोगों से मैं लेता हूं अलविदा। और आज हमने अपने इस वीडियो के अंदर अपने इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कर दिया है फिनिश। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में।